में प्रबंधन, बेड का प्रबंधन किस प्रकार करेंगे, तो बेड का प्रबंधन यानी कि बेड में जो क्या क्या टर्म आएगी टोटल उसके रख रखाव में, उसको बोलेंगे हम। हमने पहला लिख लेते फ्लशिंग, उसके प्रबंधन में फर्स्ट पॉइंट है फ्लशिंग। ये फ्लशिंग हमने पहले भी पढ़ा है कि न्यूट्रिशन में भी हमने ये पढ़ा है कि जब प्रजनन मौसम शुरू होता है उसके 21 दिन पहले जो उसको एक्स्ट्रा दाना खिलाया जाता है, 250 ग्राम एक्स्ट्रा दाना खिलाया जाता है, उसको बोलेंगे हम फ्लशिंग राशन। फ्लशिंग राशन पहले ही पढ़ा है, यानी कि जब प्रजनन मौसम शुरू होता है उसके 21 दिन या फिर 2 से 3 सप्ताह पहले जो उसको 250 ग्राम अतिरिक्त दाना खिलाया जाता है, उसमें डीसीपी और टीडीएन कितना रहता है 25 और 75, उसमें डीसीपी और टीडीएन रहता है। इसका जो मेन जो उद्देश्य वो क्या रहता है कि मल्टीपल ओवुलेशन करवाना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फ्लशिंग अप प्रजनन मौसम से 21 दिन पहले, 21 दिन पहले या फिर 3 सप्ताह पहले, 3 सप्ताह पहले बेड को अतिरिक्त 250 ग्राम दाना देना, यानी कि जो उसको नॉर्मल मेंटेनेंस राशन तो दे रहे उसके अलावा 21 दिन तक लगातार देते रहना है। यानी कि प्रजनन मौसम के 21 दिन से 21 दिन पहले, यानी कि 21 दिन पहले जो प्रजनन होगा मौसम उससे 21 दिन तक देना ही देना है, यानी कि 21 दिन तक लगातार देना है। ये हमने न्यूट्रिशन में भी पहले पढ़ा है, 21 दिन या फिर 3 सप्ताह। और उसमें डीसीपी और टीडीएन कितना रहेगा, डीसीपी और टीडीएन रहेगा 25 और 75, 25 और 75। और कितना दाना देते हैं तो 250 ग्राम अतिरिक्त दाना देते हैं। इसका उद्देश्य क्या रहता है, उद्देश्य क्या रहेगा तो मल्टीपल ओवुलेशन करवाना। फिर हम देखेंगे कि स्टीमिंग अप, ये भी हमने पहले न्यूट्रिशन में पढ़ा हुआ है। स्टीमिंग अप भी किसे कहेंगे या स्टीमिंग अप राशन। तो बेड को अंतिम टाइमेस्टर यानी कि अंतिम के जो उसके 45 दिन रहते हैं, उसका टोटल जो गर्भकाल रहता है वो हमने पढ़ा है कि 145 दिन का रहता है। तो उसका अंतिम टाइमेस्टर यानी कि जो लास्ट के जो 45 दिन रहते हैं वहां तब उसको 250 ग्राम अतिरिक्त दाना खिलाना, जो हमने पहले न्यूट्रिशन में पढ़ा हुआ है। ये भी स्टीमिंग अप भी जो उसको 250 ग्राम अतिरिक्त दाना खिलाना, उसका भी डीसीपी और टीडीएन रहता है 25 और 75। उसका जो मेन उद्देश्य वो क्या है तो उसमें क्या रहेगा, जीवित मेमनों की संख्या बढ़ेगी और प्रसव के बाद जो मादा रहती है उसमें दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। और क्या रहेगा तो बेडों में जो वृद्धि दर है वो तेजी से होगी और बेडों में जो मतलब जो जन्म लेंगे उसमें मांस और उनमें वृद्धि होगी। तो इसमें तो गर्भकाल के अंतिम ट्राइमेस्टर में अंतिम ट्राइमेस्टर कितना होता है तो 45 दिन का। तो अंतिम ट्राइमेस्टर या 45 दिन में बेड को 250 ग्राम एक्स्ट्रा दाना देना। ये जो दे रहे हैं हम वो मेंटेनेंस जो राशन रहता है उसके अलावा रहता है, ठीक है। तो इसमें डीसीपी और टीडीएन रहेगा 25 और 75, सेम जो उसमें रहेगा 25 और 75। उसका उद्देश्य क्या रहता है, उद्देश्य एक तो जीवित मेमनों की संख्या बढ़ेगी, जीवित मेमनों की संख्या बढ़ेगी और दूसरा जो रहेगा वो मादा में दूध उत्पादन बढ़ेगा, मादा में दूध उत्पादन बढ़ेगा। और क्या होगा कि जो बच्चे होंगे उसमें वृद्धि दर तेज होगी। तो जन्म के पश्चात बच्चों में या फिर जो उसके लैम्ब होते हैं उसमें
या फिर मेमनों में वृद्धि दर तेज होगी। बच्चे यानी कि मेमने, मेमनों में वृद्धि दर तेज होगी। उसके बाद देखेंगे तो और मांस उत्पादन बढ़ेगा, प्लस ऊन उत्पादन भी बढ़ेगा। ये बातें हमने न्यूट्रिशन में भी पढ़ी है, इसलिए इसको इतना डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। फिर भी एक बार बोल देते हैं कि जो फ्लशिंग राशन रहता है वो कब देते हो, तो जो प्रजनन मौसम शुरू होता है, प्रजनन मौसम शुरू होता है तब से 21 दिन पहले, यानी कि 3 सप्ताह पहले लगातार उसको प्रजनन मौसम तक उसको 21 दिन तक उसको 250 ग्राम अतिरिक्त दाना देते हैं, जिसका डीसीपी और टीडीएन कितना रहेगा, तो 25 और 75 उसका डीसीपी और टीडीएन रहेगा। उसका जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है मल्टीपल ओवुलेशन करवाना, यानी कि उसमें अंडों की संख्या को बढ़ाना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उससे अंडे रिलीज हो और उससे ज्यादा से ज्यादा निषेचन हो, जिससे जो उसमें मेमने रहते हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। और स्टीमिंग ऑपरेशन किसे कहेंगे, तो जो गर्भकाल के जो अंतिम ट्राइमेस्टर रहता है, यानी कि जो गर्भकाल का उसका लास्ट के जो 45 दिन रहते हैं उसमें ही बेड को 250 ग्राम अतिरिक्त दाना देना। आप दोनों में 250 ग्राम अतिरिक्त दाना ही दे रहे, दोनों में डीसीपी और टीडीएन का मान 25 और 75 ही हो रहा है। और ये 250 ग्राम अतिरिक्त दाना जो हम दे रहे वो मेंटेनेंस राशन के अलावा है। इसका उद्देश्य क्या है, तो एक तो जीवित मेमनों की संख्या बढ़ेगी, दूसरा मादा में दूध उत्पादन बढ़ेगा, तीसरा जो उसमें जन्म के पश्चात जो बच्चे रहते हैं उसकी वृद्धि दर तेज होगी, और उसमें मांस उत्पादन भी बढ़ेगा और ऊन उत्पादन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर, हमने ये पहले भी पढ़ा है। अब आगे हम पढ़ेंगे जो बेड के प्रबंधन में तीसरा रहता है वो रहता है शेयरिंग। तीसरा शेयरिंग, शेयरिंग, शेयरिंग बोलते किसे, तो शेयरिंग किसे बोलेंगे, बेड के ऊन उतारने की जो प्रक्रिया रहती है उसको ही हम शेयरिंग बोलेंगे। तो बेड के त्वचा से ऊन को हटाना, बेड की त्वचा से उनको हटाना। तो अगर पूछे कि शेयरिंग किसे कहते हैं या फिर बेड की त्वचा से उनको हटाना क्या कहते हैं, तो उसको बोलेंगे हम शेयरिंग। इसमें हम देखेंगे कि शेयरिंग करते कब है, तो शेयरिंग हम करेंगे जो सर्दी खत्म, यानी कि ऊन जो हटाएंगे वो कब करेंगे, तो जब सर्दी खत्म हो जाए। अगर मेनली अगर पूछा जाए तो शेयरिंग साल में कितने टाइम करनी चाहिए, तो सिर्फ आएगा एक ही टाइम, साल में सिर्फ एक ही टाइम शेयरिंग करनी चाहिए, वो भी कब, जब सर्दी खत्म हो जाए उसके जस्ट बाद, यानी कि सर्दी खत्म होने पर हम शेयरिंग करेंगे। सर्दी उससे पहले क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जो बाल रहते हैं वो उनको सर्दी से या ठंड से बचा सकते हैं, उसके लिए हम उसमें उससे पहले नहीं करेंगे। तो शेयरिंग कम करेंगे तो सर्दी खत्म होने के तुरंत बाद ही हम उसमें शेयरिंग करेंगे। और शेयरिंग से पहले हम उसको जो सर्पर और आर्सेरिक के जो कुंड रहते हैं उसमें नहलाएंगे, यानी कि शेयरिंग करने से जस्ट पहले उसको जो उसमें जो बाह्य परजीवी रहते हैं उसको हटाने के लिए हम उसमें डीपिंग करेंगे। डीपिंग यानी कि सर्पर और आर्सेनिक के कुंडों में उसको नहलाएंगे। तो शेयरिंग कम करेंगे, पहले तो उसमें डिपिंग करेंगे, पहले तो उसमें डिपिंग करेंगे। ठीक है, पहले तो उसमें डिपिंग करेंगे, यानी कि बेडों को पूरा नहलाएंगे, सल्फर और आर्सेनिक के कुंडों में उसको नहलाएंगे, फिर उसमें शेयरिंग करेंगे। अब शेयरिंग में भी कुछ पॉइंट है कि शेयरिंग में जो अगर मान लो कि एक टर्म आती है फ्लीस, एक टर्म आती है फ्लीस, तो फ्लीस किसे कहते हैं, तो एक बार में जो हम ऊन उतारते हैं बेड को, जो एक बार में ऊन उतारते हैं, एक बार में ऊन यानी कि ऐसे नहीं कि थोड़ा यहाँ उतारा, थोड़ा यहाँ उतारा, थोड़ा यहाँ उतारा, उसको हम फ्लीस नहीं बोलेंगे। फ्लीस यानी कि एक बार में ही उस पूरी बेड की जो उनकी जो परत रहती है उसको हटा देना हम बोलेंगे फ्लीस। तो एक बार में, इसको लिखेंगे हम, एक बार में उनकी परत को हटाना, उनकी परत को, या एक बार में हटी हुई उनकी परत, ऐसे लिखेंगे। एक बार में
हटी हुई उनकी परत, हटी हुई उनकी परत। ठीक है, तो शेयरिंग किसे बोलेंगे, यानी कि भेड़ों को जो ऊन रहती है उनको हटाना हम शेयरिंग बोलेंगे। और शेयरिंग साल में करते कितनी बार है, तो मतलब करनी कितनी बार चाहिए, तो साल में सिर्फ एक ही बार करनी चाहिए। कब करेंगे, सर्दी के बाद। सर्दी के बाद पहले डिपिंग करेंगे और उसके बाद हम शेयरिंग करेंगे, यानी कि पहले उसको नहलाएंगे उसके बाद हम शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग, और अगर पूछ ले कि कितने बार करना चाहिए, तो मेनली एक बार ही करना चाहिए। और अगर करेंगे कितनी बार, तो अगर फील्ड में अगर नॉर्मली अगर पूछे, यानी कि अगर एक बार के अलावा भी हमें दूसरी बार करनी है तो कब करेंगे, तो वो करेंगे जब उसमें वर्षा ऋतु खत्म हो जाए, तब उसकी शेयरिंग करेंगे। वर्षा ऋतु खत्म होने उससे पहले क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो वर्षा ऋतु में जो अगर हम शेयरिंग करेंगे तो उसको बाय कहीं पे कट लग गया या फिर कुछ उसके घाव हो गया, तो वर्षा ऋतु में इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए जो फर्स्ट शेयरिंग करेंगे वो तो सर्दी के बाद करेंगे, और जो सेकंड शेयरिंग करेंगे वो वर्षा ऋतु के होने के बाद करेंगे। वैसे मेनली तो एक बार ही शेयरिंग की जाती है, तो कब, तो सर्दी खत्म होने के बाद। तो हम लिखेंगे कि सामान्यतः शेयरिंग वर्ष में एक बार ही करनी चाहिए, यानी कि नॉर्मली तो एक बार ही करनी चाहिए, पर अगर पूछ ले दूसरी कब कर सकते, तो वर्षा ऋतु के खत्म होने के बाद। और ये एक भी कब करेंगे, तो सर्दियों के समाप्त होने पर, यानी कि जो सर्दियां जो समाप्त होगी उसके बाद हम तुरंत कर सकेंगे। और अगर सर्दियों को मतलब शेयरिंग को अगर साल में 2 बार करना है तो दूसरी बार कब करेंगे, तो अगर शेयरिंग को साल में 2 बार करना है, 2 बार करना है, तो जो दूसरी शेयरिंग रहेगी वो वर्षा ऋतु के खत्म होने के बाद करेंगे। दूसरी जो रहेगी वो वर्षा ऋतु खत्म या समाप्त होने पर, समाप्त होने पर। अब वर्षा ऋतु समाप्त होने पर ही क्यों करेंगे, क्योंकि अगर वर्षा ऋतु से पहले किया तो उसमें अगर कहीं पे कट लग गया, कहीं पे घाव हुआ, तो वर्षा ऋतु में क्या रहता है कि इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और इसमें ही हम देखेंगे कि जो शेयरिंग की जो एक प्रक्रिया रहती है वो रहती है केमिकल शेयरिंग। केमिकल शेयरिंग, तो केमिकल शेयरिंग का मतलब क्या है, तो जो केमिकल शेयरिंग है उसमें भेड़ को केमिकल पिलाया जाता है या केमिकल दिया जाता है, जिसमें मेनली जो रहता है वो साइक्लोफॉस्फेमाइड रहता है। यानी कि नॉर्मल जो साइक्लोफॉस्फेमाइड, यानी जो जिसमें कीमोथेरेपी के रूप में हम उसका यूज करते हैं। नॉर्मली जो इंसानों में कैंसर में जो कीमोथेरेपी किए जाते हैं उसमें यूज करते हैं, जिससे उसके सारे बाल मतलब उसके जो बाल रहते हैं वो उतर जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम केमिकल। मतलब केमिकल शेयरिंग किसे कहेंगे, केमिकल शेयरिंग बोलेंगे हम अगर भेड़ को रसायन पिला जाए या कोई औषधि पिला जाए या ऐसी दवाई दी जाए जिससे उसके जो सारे ऊन उतर जाए, उसको बोलेंगे हम केमिकल शेयरिंग। कब करेंगे, तो केमिकल हम मान लो भेड़ को आज केमिकल पिलाया गया, यानी कि साइक्लोफॉस्फेमाइड आज पिलाया गया, तो उसके 12 दिन बाद या 10 से 12 दिन बाद उसकी जो ऊन है वो अपने आप हट जाएगी। ये हालांकि नॉर्मली हम इंडिया में तो इसका यूज नहीं होता, क्योंकि जो काम नॉर्मली हाथ से हो रहा है या फिर मशीन से हो रहा है उसके लिए हम भेड़ को खतरे में क्यों डालें। वैसे खतरा तो इसमें नहीं रहता, पर फिर भी जो इंडिया में इसका यूज नहीं रहता, नहीं होता है। तो केमिकल शेयरिंग किसे कहेंगे, तो भेड़ को भोजन में भी चारे और दाने के साथ रसायन देना, जिससे
उसके ऊन निकल जाए। और इसमें मेनली जो यूज में लेते हैं वो लेते एक तो साइक्लोफॉस्फेमाइड, दूसरा पूछे तो थैलियम, और तीसरा सोडियम सल्फाइड। अब देखेंगे हम शियरिंग किसे कहते हैं। तो शियरिंग किसे कहेंगे तो बेड से ऊन जो उतारते हैं हम उसको बोलेंगे शियरिंग, यानी कि बेड के शरीर से ऊन को हटाना बोलेंगे हम शियरिंग। फ्लीस, फ्लीस किसे बोलेंगे तो फ्लीस बोलेंगे एक बार में जो हटी हुई ऊन की परत है उसको हम फ्लीस बोलेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ थोड़ी ऊन उठाई थोड़ी ऊन वहां थे उसको हम फ्लीस नहीं बोलेंगे। फ्लीस एक बार में जितनी उसकी जो जितना हो सके उतनी लंबी परत, यानी कि उसकी एकदम परत रहती है, यानी कि बेड की लगभग पूरी ऊन को जब हम हटा देते हैं उसको बोलेंगे हम फ्लीस, यानी कि एक बार में जो हटी हुई जो ऊन की परत रहती है उसको बोलेंगे हम फ्लीस। और सामान्यतः सीडिंग साल में सिर्फ एक बार ही करनी चाहिए, वो भी कब, सर्दियां खत्म होने के बाद। और अगर नॉर्मली तो एक ही बार करनी चाहिए, पर अगर पूछ ले कि सेकंड बार कब करेंगे तो सेकंड बार करेंगे हम वर्षा ऋतु के खत्म होने के बाद, ठीक है। और केमिकल शियरिंग किसे कहेंगे तो बेड का जो भोजन रहता है उसमें कोई भी केमिकल मिला दो तो उसके 10 से 12 दिन बाद उसमें जो ऊन रहती है वो अपने आप उतर जाएगी, जिसे हम केमिकल शेयरिंग करेंगे। अब केमिकल शेयरिंग में कौन कौन से रसायन देते हैं वो भी लिखेंगे हम। तो केमिकल शेयरिंग में कौन कौन से रसायन दिए जाते हैं तो उसमें लिखेंगे, एक तो रहता है साइक्लोफॉस्फेमाइड, ठीक है। एक तो रहता है साइक्लोफॉस्फेमाइड और दूसरा रहेगा थैलियम, थैलियम, तीसरा रहेगा सोडियम सल्फाइड, ठीक है। ये 3 रसायन दिए जाते हैं जिसमें से साइक्लोफॉस्फेमाइड वो मुख्य रूप से दिया जाता है, यानी कि यही अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा साइक्लोफॉस्फेमाइड। यानी कि केमिकल शेयरिंग में कौन कौन से रसायन यूज में लेते तो साइक्लोफॉस्फेमाइड, थैलियम और सोडियम सल्फाइड, जिसमें भी साइक्लोफॉस्फेमाइड मेनली यूज में लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें ही आगे एक टर्म आएगी आइंग। आइंग भी होता है कि जो उसकी बेड की जो आइंग मतलब जो उसकी बेड रहती है उसके आंखों के चारों तरफ का बाल को हटा देना। बेड में आंखों के चारों तरफ जो बाल होते हैं उसको हटाना। क्यों हटाएंगे तो अगर बाल बेड की आंखों में चले गए तो उसमें ब्लाइंडनेस का खतरा रहता है, यानी कि आई ब्लाइंडनेस से बचाने के लिए या फिर ब्लाइंडनेस को बचाने के लिए हम आइंग करेंगे। आइंग का मतलब क्या रहता है, बेड के आंखों के चारों तरफ के बाल को हटाना। तो बेड के आंखों के चारों तरफ के बाल को हटाना। अगर उद्देश्य पूछ ले तो मतलब उसका क्यों हटाते, कारण, उद्देश्य या कारण लिखे तो उसमें ब्लाइंडनेस से बचाने के लिए, यानी कि अगर जो उसके आंखों के चारों तरफ के जो बाल है अगर वो बड़े हो गए तो बेड की आंखों में जाएंगे तो उसके ब्लाइंडनेस का खतरा भी रहेगा। तो उसमें जो आंखों के चारों तरफ जो बाल को हटाने की जो प्रक्रिया बोलते हैं उसको हम बोलते हैं आइंग। उसके बाद जो अगला पॉइंट रहेगा उसमें हम लेंगे रिंगिंग। रिंगिंग किसे कहेंगे, रिंगिंग का मतलब है कि जो बेड रहता है उसके जो पेनिस के चारों तरफ जो बाल रहते हैं उसको हटाना। पेनिस के चारों तरफ बाल को हटाना रिंगिंग बोलेंगे। तो बेड में या फिर नर बेड में पेनिस के चारों तरफ के बालों को हटाना या फिर चारों तरफ के ऊन को हटाना, इसका उद्देश्य क्या रहेगा तो
जिससे समागम की क्रिया को आसानी मिल सके। अब रिंगिंग किसे बोलेंगे? तो बेड का जो पेनिस रहता है उसके चारों तरफ से बाल को हटाना ही बोलेंगे हम रिंगिंग। उद्देश्य क्या रहता है कि समागम की क्रिया में आसानी हो सके। उसके बाद एक और टर्म है टैगिंग। टैगिंग हम आगे भी पढ़ेंगे। जो हम टैग लगाते हैं, यानी कि जो पहचान के तरीके उसमें भी आएगा टैगिंग। और यहाँ पर टैगिंग का मतलब अलग है कि मादा के पिछले हिस्से से उनको हटाना। मादा के यानी कि मादा बेड के पिछले हिस्से से उनको हटाना। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो इसका भी उद्देश्य रहेगा कि समागम में आसानी हो। तो अगर आइंग पूछ ले, आइंग में हम लिखेंगे कि बेड के जो चारों तरफ ऊन रहती है उसको हटाना, या फिर उसके चारों तरफ जो बाल रहते हैं उसको हटाना। तो ये क्यों करेंगे? तो उसमें उसको ब्लाइंडनेस से बचाया जाए, यानी कि आंखों में अगर उसके बाल जाएंगे तो उसको ब्लाइंडनेस का खतरा रहता है, उससे बचाया जा सकता है। तो आइंग बोलेंगे बेड के आंखों के चारों तरफ से बाल को हटाना। रिंगिंग बोलेंगे जो नर में पेनिस रहता है उसके चारों तरफ के ऊन को हटाना, उसको बोलेंगे हम रिंगिंग, जिससे समागम की क्रिया को आसानी मिल सके। टैगिंग जो मादा बेड रहती है उसके जो पिछले भाग से उनको हटाना, जिससे उसमें भी समागम की क्रिया को आसानी मिल सके। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद हम देखेंगे कि डीपिंग यानी कि जो बेड रहती है उसमें जो एक्टोपैरासाइट यानी कि एक्टोपैरासाइट यानी कि जो बाहर है उसकी परजीवी है उसको हटाना। और ये क्यों करेंगे या ऐसे कब करेंगे? तो शीयरिंग से पहले। डिपिंग कब करेंगे? तो शीयरिंग से पहले। पॉइंट है चौथा, डिपिंग। अब इसको हम वैसे तो डिपिंग की जाती है शीयरिंग से पहले। डिपिंग कब करेंगे? तो शीयरिंग के जस्ट पहले हम डिपिंग करेंगे। पहले हम करेंगे डिपिंग, ठीक है। डिपिंग करेंगे यानी कि भेड़ों को सल्फर और आर्सेनिक के कुंडों में उनको नहलाएंगे। क्यों नहलाएंगे? कि उसके जो बाहर के जो एक्टोपैरासाइट है वो खत्म हो जाए, ताकि उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आए, ऊन खराब नहीं निकले। यानी कि डिपिंग क्यों करेंगे? तो डिपिंग का मतलब क्या है कि बाह्य परजीवी को नष्ट करने के लिए जो बेड को सल्फर और आर्सेनिक के कुंडों में नहलाना, यानी कि बाह्य परजीवियों को नष्ट करने के लिए बेड को सल्फर और आर्सेनिक के कुंडों में नहलाना। यानी कि जो बाहर के एक्टोपैरासाइट है उसको नष्ट करने के लिए सल्फर और आर्सेनिक के कुंडों में बेड को नहलाएंगे, उसको ही हम बोलेंगे डिपिंग। और डिपिंग के बाद फिर शीयरिंग करेंगे, यानी कि पहले डिपिंग करेंगे, उसके जो एक्टोपैरासाइट है यानी कि बाह्य परजीवी उसको नष्ट करेंगे, उसके बाद उसकी ऊन उतारी जाएगी। तो अगर डिपिंग पूछे कि डिपिंग कब की जाती है, तो डिपिंग भी नॉर्मली साल में एक बार ही की जाएगी। डिपिंग नॉर्मली साल में एक बार ही की जाएगी। वो भी कब की जाएगी? तो सर्दियां खत्म होने के बाद, यानी कि शीयरिंग से पहले। यूं मान लो हमको अगर डिपिंग करनी है तो कब करेंगे? डिपिंग कब करेंगे? जब हम बेड से ऊन उतार रहे तभी हम डिपिंग करेंगे, यानी कि जब शीयरिंग कर रहे तभी हम डिपिंग करेंगे। तो जब शीयरिंग करेंगे तब तब डिपिंग करेंगे। तो मेनली अगर पूछे तो सामान्यतः
डिपिंग वर्ष में एक बार करनी चाहिए। कब करेंगे? तो सर्दी के खत्म होने के बाद, यानी कि सर्दियां जो खत्म हो जाती है उसके बाद, तो सर्दियों के बाद ही हम डिपिंग करेंगे, उसके बाद शेयरिंग करेंगे। यानी कि पहले भेड़ों को नहलाएंगे, उसके जो एक्टोपैरासाइट है उसको खत्म करेंगे, उसके बाद हम उसकी ऊन उतारेंगे। और दूसरा कब करेंगे? तो अगर पूछ ले कि दूसरी बार, अगर मेनली तो एक ही बार करते हैं, पर दूसरी कब करेंगे? तो जब भी हम भेड़ की ऊन उतारेंगे उससे पहले, यानी कि वर्षा ऋतु में भी हम कर सकते हैं, और वर्षा ऋतु के बाद भी कर सकते हैं, और सर्दियां खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है। डिपिंग का मतलब ही क्या होता है? कि डुबोना। डिपिंग का मतलब ही होता है डुबोना। अब पहले क्या करेंगे कि पहले करेंगे हम डिपिंग। मतलब पहले मान लो कि पहले हो गई सर्दियां खत्म, यानी कि सर्दियों के बाद हम करेंगे तुरंत डिपिंग। और डिपिंग की, हमने भेड़ों को अच्छी तरह से नहलाया, उसके एक्टोपैरासाइट को हमने खत्म किया, उसके बाद करेंगे हम शेयरिंग। यानी कि अगर सर्दियां खत्म हुई उसके जस्ट बाद ही हम करेंगे डिपिंग और शेयरिंग। यानी कि यूं माने तो शेयरिंग से पहले ही डिपिंग करनी चाहिए, यानी कि जस्ट शेयरिंग के पहले ही हम डिपिंग करेंगे। अगर ऊन उतारनी है तो, उसके डिपिंग करके ही हम उतारेंगे। यानी कि उसके जो एक्टोपैरासाइट है, उसकी जो गंदगी है, उन सबको बाहर कर देंगे, उसके बाद ही हम शेयरिंग करेंगे। यानी कि अगर पूछा जाए डिपिंग कब करेंगे, तो शेयरिंग से पहले। और कब? तो सर्दी खत्म होने के बाद। और अगर दूसरी पूछी जाए कब कर सकते हैं, तो वर्षा ऋतु के बाद। यानी कि जब जब शेयरिंग करेंगे तब तब डिपिंग करेंगे, या जब जब डिपिंग करेंगे तब तब शेयरिंग करेंगे। यानी कि जब जब भी हमें भेड़ों से ऊन उतारनी है तो डिपिंग करेंगे, डिपिंग करके ही हम भेड़ों से ऊन उतारेंगे। अब हम देखेंगे कि डिपिंग करनी कब चाहिए। तो डिपिंग हमेशा शेयरिंग से पहले ही करनी चाहिए। डिपिंग जो रहती है वो हमेशा शेयरिंग से पहले ही करनी चाहिए। डिपिंग हमेशा शेयरिंग से पहले करनी चाहिए। यानी कि हम पहले डिपिंग करेंगे, उसके जो भेड़ को नहलाएंगे, एक्टोपैरासाइट से उसको हटाएंगे, कंघी से उसको पूरा साइड में कर लेंगे, उसके बाद हम उसकी ऊन उतारेंगे, यानी कि उसकी शेयरिंग करेंगे। और उसकी जो फर्स्ट बार में, या फिर जो उसके ऊन की पूरी परत ली गई, उसको हम बोलेंगे फ्लीस, और आइंग बोलेंगे भेड़ के चारों तरफ से उनको आंखों के चारों तरफ से उनको हटाना। रिंगिंग बोलेंगे भेड़ के पेनिस के चारों तरफ से उनको हटाना। और टैगिंग बोलेंगे मादा में जो पिछले भाग रहता है उससे उनको हटाना। और डिपिंग की अगर विधियां को देखें तो डिपिंग की 2 विधियां रहती है। डिपिंग की विधियां, तो डिपिंग की 2 विधियां रहती है। तो डिपिंग की विधियां किस प्रकार से रहेंगी? यूं मान लो कि अगर फ्लॉक का साइज छोटा है, यानी कि भेड़ों का जो झुंड रहता है उसको बोलेंगे हम फ्लॉक। और फ्लॉक का साइज अगर छोटा है, यानी कि फ्लॉक में भेड़ें कम है, तो उसको हैंड बाथ से ही हम कर सकते हैं, यानी कि हाथों से ही नहला सकते हैं। क्योंकि भेड़ का अगर मतलब जो झुंड छोटा है तो हम हाथों से भी नॉर्मली ना नहला सकते हैं। और अगर फ्लॉक का साइज बड़ा है तो फिर उसको हाथों से नहलाने में दिक्कत होगी, यानी कि एक एक भेड़ को हम नहलाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी, उसमें बहुत टाइम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जब फ्लॉक का साइज बड़ा रहेगा तो ऐसे कुंड बना देंगे, ऐसे कुंड बना देंगे, और इसमें सल्फर और आर्सेनिक को घोल देंगे। फिर यहाँ से भेड़ जाएगी तो इसके अंदर से नहा के फिर बाहर निकल जाएगी, यानी कि यहाँ से जाएगी तो सल्फर और आर्सेनिक के कुंडों में नहा लेगी पूरी, फिर बाहर निकल जाएगी। यानी कि ऐसे कुंडों से उन भेड़ों को गुजारा जाता है, जिससे उसके पूरे शरीर में सल्फर और आर्सेनिक का पूरा घोल उसमें लग जाता है, जिससे उसके सारे एक्टोपैरासाइट है, यानी कि जो परजीवी है वो खत्म हो जाते हैं। यानी कि
दो प्रकार से हम उसमें डिपिंग कर सकते हैं। पहला तो रहता है हैंड बाथ और दूसरा रहता है स्विम बाथ। स्विम यानी कि इनसे तैरा के भेड़ को यहाँ से भेजा, कुंडों में तैराया और बाहर निकल दिया। दो प्रकार से हम उसमें डिपिंग करवा सकते हैं। पहला तो रहेगा स्विम बाथ, सॉरी हैंड बाथ। पहला तो रहेगा हैंड बाथ। हैंड बाथ जब फ्लॉक का साइज छोटा हो, जब फ्लॉक साइज छोटा हो, यानी कि अगर कम बेड है तो उनको हाथों से भी नहला सकता है, क्योंकि बेड कम है तो दिक्कत नहीं आएगी। और अगर बेड ज्यादा है तो हाथों से नहलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत दिक्कत भी आ सकती है। फिर उसको तो उसके लिए क्या करेंगे, तो स्विम बाथ करेंगे। स्विम बाथ यानी कि जो कुंड रहते हैं उसमें सल्फर और आर्सेनिक को घोल देंगे, फिर बेड़ों को उन कुंडों में से गुजारा जाएगा, जिससे बेड़ पूरी उसमें नहा लेगी, तो उनको बोलेंगे स्विम बाथ। स्विम बाथ ये कब करेंगे, तो जब फ्लॉक साइज बड़ा हो। जब फ्लॉक साइज बड़ा हो, यानी कि हैंड बाथ कब करेंगे, जब फ्लॉक साइज छोटा हो, यानी कि कम बेड़े हो तब हैंड बाथ करेंगे, और बेड़ों की संख्या ज्यादा हो तब स्विम बाथ करेंगे। हो गया यहाँ तक क्लियर। और लास्ट है एक क्लिपिंग। अगला पॉइंट है हमारा पांचवा, क्लिपिंग। बेड़ों में तो अगर स्पेशली भेड़ ही पूछ ले तो उसमें जो उनको हटाना बोलेंगे हम शेयरिंग। और अगर नॉर्मली पूछ ले, नॉर्मली जानवरों में जो बालों की हटाने की प्रक्रिया रहती है उनको बोलेंगे हम क्लिपिंग। यानी कि जानवरों में बालों को हटाना। अगर नॉर्मली अगर बेड दे के पूछे कि बेड के जो बालों को या फिर उनको हटाने की प्रक्रिया क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे शेयरिंग। और नॉर्मली ऐसे ही दे दे कि जानवरों के बालों को हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, तो वो बोलेंगे हम क्लिपिंग। यानी कि बेड अगर स्पेशल बेड ही दे तो उसको बोलेंगे शेयरिंग। और जानवर नॉर्मल अगर जानवर ही दे दे, किसी स्पेशल बेड स्पेशल जानवर के बारे में न बोला जाए, नॉर्मल ही अगर जानवर दे तो उसको बोलेंगे हम क्लिपिंग। क्लियर। फिर हम देखेंगे कि जो बुक से संबंधित शब्दावली है, बुक से संबंधित शब्दावली, यानी कि बुक से संबंधित शब्दावली यानी कि जानवर क्या क्या खाएगा तो उसको क्या क्या बोलेंगे। तो पहला है उसमें जियोफेजिया। जियोफेजिया, जियो का मतलब होता है मिट्टी और फेजिया का मतलब होता है खाना। पहला ही हमारा जियोफेजिया। जियो का मतलब होता है मिट्टी और फेजिया का मतलब होता है खाना, यानी कि जानवरों द्वारा मिट्टी को खाना। जानवर द्वारा मिट्टी को खाना, यानी कि अगर जानवर मिट्टी खाएगा तो उसको बोलेंगे हम जियोफेजिया। दूसरा है पिलोफेजिया। पिलोफेजिया, पिलो का मतलब होता है बाल और फेजिया का मतलब होता है खाना। अब बाल खाना यानी कि अगर एक जानवर दूसरे जानवर को चाटता रहता है तो क्या होता है कि उसके जो कमजोर बाल होते हैं वो दूसरा जानवर खा लेता है, उसको हम बोलेंगे पिलोफेजिया। अब ऐसा नॉर्मली होता है जब किसी जानवर का प्रसव हुआ हो। नॉर्मली भी हम देखते हैं कि अगर कोई जानवर का प्रसव होता है तब उसके जो बछड़े को वो चाटता रहता है। देखा है नॉर्मली कि वो बछड़े को चाटता है, तो उसके जो कमजोर बाल है वो उस जानवर के मतलब उसके जो मादा जानवर रहता है उसके शरीर में चला जाता है, तो उसको हम बोलेंगे पिलोफेजिया। तो जानवर द्वारा बालों को खाना, जानवर द्वारा बालों को खाना बोलेंगे पिलोफेजिया। उसके बाद आएगा ऑस्टियोफेजिया। ऑस्टियोफेजिया,
ऑस्टियो यानी कि ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, और फेजिया का मतलब होता है खाना, यानी कि जानवर द्वारा हड्डियों को खाना। तो हड्डियों को खाना, अगर जानवर हड्डियों को खाएगा तो वो आएगा ऑस्टियोफेजिया में। उसके बाद आएगा कोप्रोफेजिया। कोप्रोफेजिया, कोप्रो का मतलब होता है मल और फेजिया का मतलब खाना। अब ये हमने पहले भी पढ़ा है कि कोप्रोफेजिया किसे कहते हैं। तो कोप्रोफेजिया स्वयं के मल को या फिर जानवर द्वारा मल के खाने की प्रक्रिया को हम कोप्रोफेजिया भी कहते हैं। अब कोप्रोफेजिया कह लो इसको, या फिर सूडो रूमिनेंट कह लो, सूडो रूमिनेशन कह लो, सूडो रूमिनेशन, या फिर इसको कह लो सिकोट्रोपी, सिकोट्रोपी। यानी कि कोप्रोफेजिया मल को खाना, सूडो रूमिनेशन यानी कि आभासी जुगाली, और सिकोट्रोपी। तो ये किसे कहेंगे, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ये किस में पाया जाता है। तो ये खरगोश में पाया जाता है। तो खरगोश क्या करता है कि जो मल को खाता है। तो इसमें अब देखो, यहाँ पर हम देखेंगे कि कोप्रोफेजिया मेनली खरगोश करता ही क्यों है। तो खरगोश क्या रहता है कि जो मल को खाता है वो कौन सा मल खाएगा। तो खरगोश जो रहता है वो मेनली रात में जो मल होता, मतलब रात को जो मल करता है वो ही खाएगा, क्योंकि उसमें नमी की मात्रा ज्यादा रहती है, यानी कि उसमें पानी ज्यादा रहेगा। जो दिन को जो मल करेगा वो तो कठोर रहेगा, यानी कि उसमें पानी की मात्रा कम रहेगी, वो नहीं खाएगा। जो रात को मल करेगा नॉर्मली, वो रात वाला ही मल वो खाएगा, क्योंकि उसमें नमी की मात्रा ज्यादा रहती है। तो मेनली ये खाना शुरू कब करता है खरगोश, ये मेनली खाना शुरू कब करेगा। तो खरगोश जब 21 वर्ष का मतलब 21 दिन का होगा, खरगोश 21 दिन का होगा तब से ये चालू करेगा। यानी कि खरगोश की 21 दिन की उम्र या फिर 3 सप्ताह की उम्र पर यह प्रक्रिया चालू होती है। और करता क्यों है, तो खरगोश में क्या रहता है कि जो उसका पाचन होता है वो जो बड़ी आंत का जो अंतिम भाग है, बड़ी आंत का जो अंतिम भाग है, सिकम, कॉलम और रेक्टम 3 भाग होते हैं। तो बड़ी आंत के जो अंतिम भाग में उसका जो पाचन होगा वो अंतिम भाग में होगा। तो क्या होगा, यहाँ से उसका भोजन वो करेगा, तो जो उसको बड़ी आंत से भोजन फिर बाहर निकलेगा, यानी कि जो बड़ी आंत के जो लास्ट पार्ट रहता है उसमें उसका पाचन होता है। तो उसमें क्या रहता है कि जो मल के साथ क्या रहता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट रहते हैं, उसमें जो पोषक पदार्थ रहते हैं वो निकल जाते हैं, जो माइक्रोब रहते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। उसमें जो सूक्ष्म जीव रहते हैं जो प्रोटीन का, नाइट्रोजन का पाचन करते हैं। कौन से, नाइट्रोजन के पाचन करने वाले। यानी कि मान लो खरगोश में जो पाचन के बाद जो खरगोश में जो पाचन होता है वो बड़ी आंत के सबसे लास्ट भाग में होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा है। तो उसमें क्या रहता है कि जो बड़ी आंत में जो पाचन करने वाले जो सूक्ष्म जीव है, जो माइक्रोब्स है, वो लास्ट में पाए जाएंगे। तो क्या होगा कि मल के साथ वो निकल जाएंगे। अब मल के साथ निकल गए तो आप मान लो कि हम खरगोश को मल नहीं खाने देंगे, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि उसमें अगर ये जो सूक्ष्म जीव है वो निकल गए, और सूक्ष्म जीव क्या करेंगे कि वो नाइट्रोजन का पाचन करेंगे। नाइट्रोजन में क्या होता है, मतलब नाइट्रोजन किस में पाई जाती है, तो प्रोटीन में। नाइट्रोजन आके चल के प्रोटीन में बदलती है। तो क्या होगा, अगर मल में, तो वो सूक्ष्म जीव वो मल में चले गए, तो अगर वो खरगोश मल वापस नहीं खाएगा तो उसमें सूक्ष्म जीवों की कमी हो जाएगी। तो धीरे धीरे ऐसे उसमें सूक्ष्म जीवों की कमी हो जाएगी और उसमें प्रोटीन का पाचन नहीं रहेगा, जिससे खरगोश की डेथ भी हो सकती है। तो हम अभी कोप्रोफेजिया यानी कि आभासी रुमेंती जो कि खरगोश में पाई जाती है। खरगोश कब करता है, तो 21 दिन की उम्र पर, यानी कि 3 सप्ताह की उम्र पर। क्यों करता है, क्योंकि उसमें जो पाचन होता है वो मतलब आंतों के लास्ट भाग में होता है। तो उसमें क्या रहते हैं, जो पाचन करने वाले जो सूक्ष्म जीव है वो मल के साथ बाहर निकल जाते हैं, मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो उसमें नाइट्रोजन का पाचन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए खरगोश जो रहता है वो मल को खाता है ताकि उसमें सूक्ष्म जीव बना रहे। क्यों खाएगा, क्यों खाएगा, तो उसमें सूक्ष्म जीव बने रहे।
अगर खरगोश को मल नहीं खाने दिया, या फिर मान लो कोई कहता है कि मैं इसको मल नहीं खाने दूंगा, मेरा खरगोश है क्यों खाने दूं, ऐसा अगर कहेगा तो उसमें सूक्ष्म जीवियों की कमी हो जाएगी। अगर उसको मल खाने से रोका गया तो उसमें सूक्ष्म जीवियों की कमी हो जाएगी, जिससे नाइट्रोजन को जो पचित करने वाले जो सूक्ष्म जीव है, उसकी कमी होने के कारण उसमें प्रोटीन का पाचन नहीं होगा, जिससे थोड़े दिन बाद ही खरगोश की मृत्यु हो जाएगी। क्लियर? अब क्लियर समझ में आ गया होगा आपको शायद, देखा जाए तो। कोप्रोफेजिया किसे कहेंगे? तो जानवर द्वारा मल, गोबर या अपशिष्ट पदार्थों को खाना, और ये मेनली किसमें पाया जाएगा? तो खरगोश में। और खरगोश भी जो सिर्फ रात में जो मल करता है या फिर जिसमें नमी की मात्रा ज्यादा हो उसी मल को खाएगा। तो हम कहेंगे तो जानवर द्वारा मल, गोबर या अपशिष्ट पदार्थों को खाना, अपशिष्ट पदार्थ को खाना किस में पाया जाएगा? तो एग्जाम्पल सबको पता ही है कि ये खरगोश में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो खरगोश में ये पाया जाता है। अब जो अभी हमने समझा वो लिखेंगे। जियोफेजिया किसे बोलेंगे? जियो का मतलब मिट्टी होता है और फेजिया का मतलब खाना। तो अगर जानवर अगर मिट्टी खाएगा तो उसको बोलेंगे हम जियोफेजिया। पिलोफेजिया, पिलो का मतलब होता है बाल और फेजिया का मतलब खाना। अगर जानवर जो बाल खाएगा तो उसको बोलेंगे हम पिलोफेजिया। ऑस्टियो का मतलब हड्डी और उसको खाना यानी कि फेजिया, यानी कि हड्डी को खाना ऑस्टियोफेजिया। कोप्रोफेजिया यानी कि मल को खाना। इसको हम अभी देखेंगे कि खरगोश कैसे कैसे ये प्रक्रिया करेगा। ठीक है, तो खरगोश में जो लास्ट जो आंत का पार्ट रहता है उसमें जो उसका पाचन होगा तो उसमें से मल के साथ वो सूक्ष्मजीव निकल जाएंगे जो नाइट्रोजन का पाचन करते हैं। तो इसलिए खरगोश वापस मल को खाएगा ताकि उसमें नाइट्रोजन का पाचन हो सके, ताकि उसमें प्रोटीन का पाचन हो सके, ताकि वो जीवित रह सके। अगर वो मल नहीं खाएगा तो वो जीवित नहीं रहेगा। और कौन सा मल खाता है? तो रात को जो नमी युक्त मल रहता है वो ही खाता है। यानी कि खरगोश में इसकी शुरुआत कब होगी? तो 21 दिन की उम्र पर। खरगोश में इसकी शुरुआत कब होगी? तो 21 दिन की उम्र पर, या फिर 7 और 3 सप्ताह, 3 सप्ताह की उम्र पर इसकी शुरुआत होगी। और खरगोश जो मल खाता है वो जो मल करता है वो 2 प्रकार से रहेगा। तो खरगोश द्वारा त्यागा गया मल। अब जो वो रहता है, एक तो खरगोश द्वारा 2 प्रकार का मल त्यागा जाता है। पहला तो रहता है दिन के समय, दिन के समय जिसमें पानी की कमी होती है, जो कि होता है ठोस मल। और जो रात को करता है उसमें पानी की अधिकता होती है, यानी कि वो नमी युक्त रहता है। एक करता है रात के समय जो रहता है मुलायम मल। मुलायम में रहता है, उसमें नमी की मात्रा ज्यादा रहती है। तो क्या करेगा? इसको खाएगा। मुलायम मल को खाना, इसे ही कोप्रोफेजिया कहते हैं। इसे कोप्रोफेजिया कहते हैं। ओके, ये डिटेल में समझा दिया। अब जितना भी समझा उसमें अगर कुछ याद नहीं रहे तो बस इतना ही याद रखना कि कोप्रोफेजिया किसे कहते हैं, बस। और कुछ भी याद नहीं रखो तो चलेगा। कोप्रोफेजिया किसे कहते हैं? तो जानवर द्वारा मल को खाना, और उसका एग्जाम्पल खरगोश। बस उतना पूरा अगर याद नहीं रहे तो सिर्फ उतना ही याद कर लेना कि खरगोश द्वारा मल को खाना मतलब जानवर द्वारा मल को खाना कहेंगे कोप्रोफेजिया, और ये किस में पाया जाएगा? तो खरगोश में। अगर इतना भी मैं जितना भी बोला अगर समझ में नहीं आया नॉर्मल उतना ही याद रख लेना। उसके बाद हम अगला पॉइंट है इनफेंटोफेजिया। इनफेंटोफेजिया। अब इनफेंटो का मतलब क्या होता है? नवजात। इनफेंटो का मतलब ही क्या होता है? इनफेंटोफेजिया, यानी कि नवजात को खाना, यानी कि नवजात को खाना। अब नवजात को कौन खाएगा? जो मल्टीपैरा एनिमल्स रहते हैं, यानी कि कुतिया, बिल्ली और सूरी।
जो मल्टीपैरा एनिमल्स रहते हैं, जो एक बार में कई बच्चों को जन्म देते हैं, उनमें क्या होता है कि पोषण की कमी, अब मान लो कई सारे उसके बच्चे हैं, तो उसमें जो मादा जानवर है उसको मतलब दूध पिलाएगी, तो उसमें भी पोषण की कहीं ना कहीं कमी होगी। तो वो अपने पोषण को पूरा करने के लिए अपने ही जानवर को या अपने ही प्रजाति के जो नवजात बच्चे रहते हैं, यानी कि उसके जो बच्चे रहते हैं उसको खा जाएगी, उसको बोलेंगे इन्फेंटोफेजिया, यानी कि खुद के ही प्रजाति के नवजात को खाना, यानी खुद के ही बच्चे को खाना हम इन्फेंटोफेजिया कहेंगे। इन्फेंटोफेजिया किसे कहेंगे? तो जो जानवर खुद के बच्चे को खाता है उसे बोल देंगे इन्फेंटोफेजिया, या खुद के प्रजाति के बच्चों को खाएगा उसको बोलेंगे इन्फेंटोफेजिया। अब लिखेंगे प्रसव के पश्चात जानवर द्वारा अपने ही प्रजाति के या फिर अपने ही नवजात, लिखो अपने ही नवजात बच्चों को खाना, अपने ही नवजात बच्चों को खाना, इन्फेंटोफेजिया यानी कि नवजात को खाना, और प्रसव के पश्चात अपने ही नवजात बच्चों को खाना, जिसे बोलेंगे इन्फेंटोफेजिया। और ये किस में पाया जाएगा? जो भी मल्टीपैरा एनिमल रहेगा। मल्टीपैरा एनिमल कौन सा है? तो कुतिया, बिल्ली और सूरी, इन तीनों में ये पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? कि उसमें पोषण की कमी होने के कारण वो अपने ही नवजात बच्चों को खा जाएगी, ताकि दूसरे नवजात बच्चों को उसमें पोषण मिल सके। उसके बाद इसकी सेम टर्म आएगी कैनिबिलिज्म। कैनिबिलिज्म यानी कि स्वजातीय भक्षण, स्वजातीय भक्षण, कैनिबिलिज्म या स्वजातीय भक्षण, तो ये किसे कहेंगे? स्वजातीय भक्षण या फिर कैनिबिलिज्म किसे कहेंगे? स्वजातीय भक्षण या कैनिबिलिज्म, हाँ, यानी कि जानवर द्वारा अपने ही प्रजातियों के जानवरों को खाना, जानवर द्वारा या फिर अपने ही प्रजातियों के जानवर को खाना। ठीक है, तो आप लिखेंगे जानवर द्वारा स्वयं के प्रजाति के जानवर को खाना ही हम बोलेंगे कैनिबिलिज्म। जानवर द्वारा अपने ही प्रजाति के जानवरों को खाना हम कैनिबिलिज्म बोलेंगे। और ये किस में पाया जाएगा? तो अब एक प्रकार से अगर इन्फेंटोफेजिया देखें तो वो भी कैनिबिलिज्म का ही उदाहरण, क्योंकि ये उसके खुद के प्रजाति के बच्चों को खा रहा है ना, क्योंकि उसके नवजात में उसी के प्रजाति के बच्चे रहेंगे, नवजात तो उसकी प्रजाति के हुए, तो इसमें कैनिबिलिज्म भी या इन्फेंटोफेजिया भी एक प्रकार का कैनिबिलिज्म है। तो इसमें आएगा उदाहरण कुतिया, बिल्ली और पोल्ट्री यानी कि मुर्गी। अब मुर्गी किस प्रकार से आई? तो मुर्गी में क्या रहता है कि एक बीमारी होती है जिसमें मुर्गी क्या रहता है कि दूसरी मुर्गियों को चोंच मारती है। अब खुद को तो नहीं खा सकती, मतलब उसके प्रजाति को, मतलब पूरी मुर्गी को तो नहीं खा सकती, तो उसमें चोंच मारती है, उसको ही बोलेंगे हम कैनिबिलिज्म। यानी कि अगर खुद के प्रजाति के जो जानवर रहता है उनको अगर चोंच मारती है तो एक प्रकार से अगर बोला जाए तो उसी को मतलब नुकसान पहुंचा रही है, या उसी को फिर चोंच मार के खा रही है, तो ये मुर्गी में भी पाया जाएगा। यानी कि अगर इन्फेंटोफेजिया दिखे तो वो कैनिबिलिज्म की श्रेणी में ही आएगा। यानी कि इन्फेंटोफेजिया, अगर नोट लगा के लिखना कि इन्फेंटोफेजिया एक प्रकार से कैनिबिलिज्म है। ठीक है, नोट लगा के ये देख लो कि जो इन्फेंटोफेजिया वो भी एक प्रकार से कैनिबिलिज्म ही है। क्यों? क्योंकि इन्फेंटोफेजिया में क्या हो रहा है कि अपने ही नवजात बच्चों को, यानी कि अपने ही नवजात तो खुद के प्रजाति के ही हुए, तो इसमें भी क्या है कि खुद के स्वजाति पक्ष यानी खुद के प्रजाति के ही जानवरों को खा रहे, कैनिबिलिज्म।
तो इसी से इन्फेंटोफेजिया भी एक प्रकार का कैनिबलिज्म ही हुआ। कैनिबलिज्म यानी कि स्वजातीय भक्षण, यानी कि खुद के प्रजाति को, बच्चे को। तो कुत्ती, ये जो कुत्तियां है वो वगैरह जो खा रही है वो भी खुद के प्रजाति के ही बच्चे ना, खुद के बच्चे तो खुद के ही प्रजाति के होंगे। तो नोट में लिखेंगे कि इन्फेंटोफेजिया एक प्रकार का कैनिबलिज्म ही है। क्लियर? छह पॉइंट हो गई, 6 पॉइंट हो गए। फिर सातवां रहेगा एलो ट्रायोफेजिया। एलोट्रायोफेजिया का मतलब अखाद्य सामग्री को खाना, अखाद्य पदार्थ, फेजिया का मतलब खाना। तो एलोट्रायोफेजिया किसे कहेंगे? तो अखाद्य पदार्थों को खाना ही हम एलोट्रायोफेजिया कहेंगे। अखाद्य पदार्थों को खाना एलोट्रायोफेजिया कहेंगे। तो किस प्रकार से एलोट्रायोफेजिया? एक प्रकार से ये क्या रहता है कि जो जानवर होते, जब उसमें फास्फोरस की कमी होती है, जानवर में फास्फोरस की कमी होगी तो उसमें ये लक्षण देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर उसके में फास्फोरस की कमी होगी तो वो अखाद्य सामग्री खाएगा, यानी कि मिट्टी खाएगा, दीवार को चाटेगा, हड्डी को चाटेगा, तो वो सब प्रक्रिया इसमें मिलेगी। यानी कि अगर इसका नॉर्मली अगर एग्जाम्पल मतलब इसकी परिभाषा देखें तो जानवर द्वारा अखाद्य पदार्थों को खाना, एलोट्रायोफेजिया किसे कहेंगे? तो जानवर द्वारा अखाद्य पदार्थों को खाना ही हम एलोट्रायोफेजिया कहेंगे। बस क्लियर बात। फिर एलोट्रायोफेजिया ये लक्षण कैसे आता है? तो अगर जानवर में फास्फोरस की कमी होगी तो उसमें पाइका बीमारी होगी, जिसमें जानवर क्या रहता है कि अखाद्य जो भी सामग्री रहती है, यानी कि दीवार को चाटती है, मिट्टी को खाती है, बालों को खाती है, हड्डी को खाती है, यानी कि नॉर्मली मान लो अखाद्य सामग्री खाएगी, तो हम उसको एलोट्रायोफेजिया कहेंगे। एक प्रकार से हमने जो भी पढ़ा, जियोफेजिया, पिलोफेजिया, कोप्रोफेजिया, इन्फेंटोफेजिया और कैनिबलिज्म, एक प्रकार से ये मानो कि ये भी सारी अखाद्य सामग्री ही है। क्योंकि ये सब खाने वाली चीजें थोड़ी है। मिट्टी खाने वाली चीजें क्या? बाल है, फिर मल है, फिर हड्डी है, फिर उसके स्वयं के बच्चे हैं, या फिर स्वयं के प्रजाति के जो जीव है उनको खाना कोई खाने वाली चीज नहीं है, यानी कि वो भी एक अखाद्य सामग्री ही है। तो वो सब इसी के अंदर ही आएंगे। समझ में तो आ रहा है? यानी कि एलोट्रायोफेजिया को क्या कहेंगे? तो अखाद्य सामग्री को खाना। पहले भी हमने जितना भी पढ़ा, अगर नॉर्मली अगर पूछ ले कि मिट्टी को खाना क्या बोलेंगे, अगर नॉर्मली तो जियोफेजिया, हड्डी को खाना क्या बोलेंगे तो ऑस्टियोफेजिया, बाल को खाना क्या बोलेंगे तो पिलोफेजिया। और अगर यूं पूछे कि अखाद्य सामग्री, उसमें मतलब टोटल आ गया, जिसमें हड्डी, बाल, मिट्टी, खुद के मतलब बच्चे, मल वगैरह पूरा आ गया। अगर मिक्स में अगर पूछ ले कि इन सब जो ये सब मतलब सामग्री है उनको खाना क्या कहेंगे, तो वो सम्मिलित रूप से पूछे तो एलोट्रायोफेजिया है, क्योंकि इसमें ही अखाद्य सामग्री को खाना कह सकते हैं। अब इसकी परिभाषा तो लिखी हमने कि जानवर द्वारा अखाद्य पदार्थों को खाना, ये इसकी परिभाषा हो गई। जिसमें अगर एग्जाम्पल पे लिखे तो पहला हमने पढ़ा कि मिट्टी, उसके बाद बाल, उसके बाद हड्डी, उसके बाद मल, उसके बाद नवजात बच्चे को, उसके बाद स्वयं के प्रजाति के जानवर, स्वयं के प्रजाति के जानवर, उसके बाद दीवार को चाटना, दीवार को चाटना, या फिर ऐसे लिख लो कि कपड़ा, लकड़ी, यानी कि इसमें टोटल आ गया जितने भी प्रकार के जो अखाद्य सामग्री जो वो जानवर खा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एलोट्रायोफेजिया। जितने भी जो अखाद्य सामग्री का जानवर खाएगा तो उसको हम बोलेंगे एलोट्रायोफेजिया। अब एलोट्रायोफेजिया में अगर देखें, एलोट्रायोफेजिया
तो उसमें अभी हमने जो इससे पहले जो 6 पढ़े वो सब भी इसी के अंदर आ जाएंगे। यानी कि मिट्टी को खाना, बाल को खाना, हड्डी को खाना, फिर मल को खाना, फिर उस स्वयं के नवजात को खाना, या फिर स्वयं के प्रजाति के जो बच्चे हैं उनको खाना। ठीक है, अब इसमें पॉइंट लिखेंगे कि एलोट्रायोफेजिया मेनली होता कैसे है। तो एलोट्रायोफेजिया तो एलोट्रायोफेजिया किसका लक्षण है? तो ये पाइका बीमारी का लक्षण है जो कि फास्फोरस की कमी से होती है। तो यह पाइका बीमारी का लक्षण है जो फास्फोरस की कमी से होती है। जो भी जानवर जो अखाद्य पदार्थ खाएगा उसमें पाइका बीमारी की संभावना हो सकती है, जो कि फास्फोरस की कमी से होता है। और जो एलोट्रायोफेजिया उसको ही हम इसको हम बोलेंगे कि ये एक प्रकार से अखाद्य पदार्थों को खाता है। यानी कि मान लो एलोट्रायोफेजिया को ही एक यूं मान लो कि असामान्य भूख भी कह सकते हैं। दूसरा लिखेंगे एलोट्रायोफेजिया को असामान्य भूख भी कह सकते हैं। अब असामान्य भूख को क्यों कहेंगे? क्योंकि अगर उसको नॉर्मली भूख लगी तो वो खाद्य सामग्री खाएगा, जब अखाद्य सामग्री खा रहा है तो उसको असामान्य भूख भी कह सकेंगे। यानी कि एलोट्रायोफेजिया किसे कहेंगे? कि जानवर द्वारा अखाद्य सामग्री को खाना ही हम एलोट्रायोफेजिया कहते हैं। उसमें मिट्टी आ गया, बाल आ गया, हड्डी आ गया, मल आ गया, नवजात बच्चे आ गए, स्वयं के प्रजाति के जानवर आ गए, दीवार को चाटना आ गया, फिर कपड़ा आ गया, लकड़ी आ गया, कुछ भी आ गया, या फिर हम जितने भी हमने पहले जो 6 पढ़े थे वो भी आ गया। एलोट्रायोफेजिया मुख्य होता है क्या है, क्यों है? तो फास्फोरस की कमी के कारण होता है इसमें, जिसमें पाइका बीमारी उसमें हो जाती है। और एलोट्रायोफेजिया को असामान्य भूख भी कहेंगे क्योंकि इसमें क्या रहता है, अगर सामान्य भूख रहेगी तो वो नॉर्मल भोजन करेगा, असामान्य भूख यानी कि अखाद्य पदार्थ खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एलोट्रायोफेजिया यानी कि अखाद्य सामग्री को खाना। अगर फिक्स पूछ ले कि मिट्टी को खाना क्या कहेंगे तो वो जियोफेजिया कहलाएगा। अगर सिर्फ मिट्टी पूछे तो वो जियोफेजिया कहलाएगा, सिर्फ बाल पूछे तो पिलोफेजिया कहलाएगा, सिर्फ मल पूछे तो कोप्रोफेजिया कहलाएगा, सिर्फ नवजात पूछे तो इन्फेंटोफेजिया कहलाएगा। अगर सम्मिलित रूप से पूछा या फिर अखाद्य सामग्री पूछा तो एलोट्रायोफेजिया कहलाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में यही तक पढ़ेंगे। इसी के साथ विदा लेता हुआ, थैंक यू।